नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरियन का अपना क्लासेज चल रही थी, जिसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान जगत से संबंधित अपनी 2 कक्षाएं हो चुकी थी। तीसरी कक्षा आज हम आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और थंबनेल आप देखिए, जिसमें हमारा देखो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए फिर 15 टेस्ट सीरीज के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज रखी है जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें आपको पार्ट ए मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, दोनों के 15 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। दोनों टेस्ट अलग अलग होंगे। पेपर एक का टेस्ट अलग होगा, दूसरा पेपर आपका उसका टेस्ट अलग होगा। तो इस तरीके से 15 टेस्टों की सीरीज आपके लिए है, जिसमें पार्ट है और पार्ट में दोनों शामिल होंगे और जिसकी कॉस्ट रहेगी मात्र 199 रुपए में आपको ये टेस्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये टेस्ट लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार। जैसे कि आपको पता है ज्ञान जगत विषय जगत अपने टॉपिक का नाम है, उसी के अंदर अभी अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय के प्रकार। जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो देखो, सब्जेक्ट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि अपने सामने है। पहला होता है बेसिक सब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं मौलिक विषय, मतलब मूल जो सब्जेक्ट होता है मौलिक विषय। दूसरा होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त या यौगिक विषय भी इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट जो है तीसरा हुआ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जटिल विषय, हार्ड विषय। अब देखो होता क्या है, तो सबसे मौलिक विषय होता है वो सबसे प्रारंभिक रूप होता है, फिर दूसरे कुछ एकल्स की सहायता से संयुक्त विषय बन जाता है, और 2 मौलिक विषय बनकर जब एक नए विषय का निर्माण करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जटिल विषय बन जाता है। तो अब अपन 1 बाय 1 करके इन सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मौलिक विषय बेसिक सब्जेक्ट। अब देखो, इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिनमें किसी एक ज्ञान का संग्रह होता है, मतलब एक तरीके का ही उसमें क्या होता है? विवरण होता है। एक टॉपिक से संबंधित ही क्या होता है? उसमें संग्रह होता है। वह है किसी अन्य विषय का वह कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब उस पर क्या नहीं होता? किसी अन्य विषय का कोई प्रभाव नहीं होता, केवल एक ही जो टॉपिक से संबंधित बिंदु से संबंधित उनमें क्या होता है? ज्ञान का संग्रह होता है। जैसे की बात करें, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो ये सारे क्या है भाई? मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट अगला है संयुक्त विषय। संयुक्त विषय का मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट। अब देखो, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे विषय जो किसी मौलिक विषय में किसी एकल को देखो क्या बोलते हैं? आइसोलेट, एकल के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, या देखो मौलिक विषय में किसी एकल यानी आइसोलेट के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, या 2 या 2 से अधिक मौलिक विषय के एकल मिलने से उत्पन्न होते हैं। मतलब हो सकता है किसी एक विषय का मौलिक विषय का एकल मिल जाए, कोई आइसोलेट, मतलब कोई ना कोई तत्व, कोई ना कोई उसका पार्ट मिल जाता है, या 2 से अधिक मौलिक विषयों का कोई पार्ट उसमें मिल जाता है, और उससे क्या होता है? मौलिक विषय का अस्तित्व भी उसमें बना रहता है। तो वो कौन सा होता है? संयुक्त विषय होता है। देखो वापस देखो, ऐसे विषय जो किसी मौलिक विषय में किसी एकल के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, या 2 से अधिक मौलिक विषय के एकल मिलने से उत्पन्न होते हैं, इनमें मौलिक विषय का अस्तित्व बरकरार बना रहता है। देखो, मतलब कहने का मतलब मूल विषय होता है, साथ में कुछ ना कुछ दूसरे विषय का इसमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। उसी से क्या हो जाता है? एक नए विषय का, जैसे मान लो किसी विषय का, जैसे अभी देखो एग्रीकल्चर जो मेन विषय है उसमें राइस की एग्रीकल्चर जोड़ दिया, मतलब एग्रीकल्चर खेती तो है लेकिन किसकी है? राइस की। तो एक तरीके से संयुक्त विषय हो गया, लेकिन इसमें मेन तो क्या रहेगा? एग्रीकल्चर ही रहेगा। तो बेसिक विषय तो एग्रीकल्चर है, और इसमें एक एकल आया राइस, एकल एग्रीकल्चर का एकल है राइस, वो इसमें ऐड हो गया, और ऐड होते ही क्या हो गया भाई? ये संयुक्त विषय बन गया। नेक्स्ट है जटिल विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसमें 2 या 2 से अधिक मौलिक विषय, देखो इसमें 2 या 2 से अधिक मौलिक विषय आपस में मिलकर नवीन विषय का निर्माण करते हैं, और यह विषय मूल रूप से मौलिक विषय से अलग होता है। हाँ, अब इसमें क्या होगा? देखो, जो 2 या 2 से अधिक मिलकर जब एक नया सब्जेक्ट बनेगा, तो एक्चुअली में क्या होगा? वो 2 या 2 से मौलिक विषय मिलके एक नया विषय बनाते हैं, और दोनों का रूप ही उसमें नहीं होता। क्या हो जाता है? एक अलग ही विषय की उत्पत्ति हो जाती है। देखो, मौलिक विषय क्या होता है? अलग होता है,
इसमें दोनों विषयों की मौलिक प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और एक नवीन विषय की उत्पत्ति होती है। तो वो क्या, कौन सा विषय होता है? जटिल विषय होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। देखो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी मिली तो क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री होगी। बिल्कुल अलग हो गया, सारा इसका मैटर अलग हो गया, विषय एक नया ही विषय बन जाता है, नया ही सब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों आगे नया टॉपिक देते हैं इसी ज्ञान जगत का, ज्ञान वर्गीकरण, नॉलेज क्लासिफिकेशन। नॉलेज क्लासिफिकेशन, ज्ञान वर्गीकरण में संग्रहित ज्ञान का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किया जाता है। ज्ञान वर्गीकरण में संग्रहित ज्ञान का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किया जाता है और इन समूह को उनके पारस्परिक संबंध के अनुसार व्यवस्थित करना ही ज्ञान वर्गीकरण है। तो सबसे पहले अपन को क्या जानना है कि आखिर ये ज्ञान वर्गीकरण होता क्या है। तो देखिए, ज्ञान वर्गीकरण में संग्रहित ज्ञान का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किया जाता है। मतलब जो ज्ञान का जो संग्रह अपने पास होता है उसके अलग अलग समूह में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है और इन समूह को उनके पारस्परिक संबंध के अनुसार वापस व्यवस्थित किया जाता है और वही क्या कहलाता है भाई? ज्ञान का वर्गीकरण कहलाता है, ज्ञान का बंटवारा कहलाता है। तो देखो, ज्ञान वर्गीकरण में सबसे पहले अपन बात करते हैं वैदिक वर्गीकरण की, कि आखिर वैदिक वर्गीकरण क्या होता है। तो देखो पहली बात तो क्या है कि सबसे प्राचीन वर्गीकरण कौन सा था? वैदिक। ये पर सबसे प्राचीन वर्गीकरण आपका वैदिक वर्गीकरण है और यह एक तरीके से बात करें तो उपनिषदों के अंदर भी इसका वर्गीकरण किया गया था। जो अपने उपनिषद है उनमें भी वर्गीकरण किया गया था। इसमें विचार के ब्रह्मांड को 4 समूह में विभाजित किया जाता है। जैसे कि अपन सब जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 में प्राचीन समय में जो विचार होते थे, जो ज्ञान था, उसको 4 भागों में बांटा गया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो अब धर्म में क्या क्या शामिल किया गया भाई? धर्म में मानव समाज से संबंधित विषय जितने भी थे सारे आपके इसमें धर्म में शामिल कर लिए गए। फिर अर्थ के अंदर मानव सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विषय किसमें शामिल किए गए? अर्थ के अंदर शामिल किए गए। और मानव के कार्य से संबंधित विषय काम और कर्म से। तो कर्म अपन वैसे जानते काम होता है। मोक्ष, आत्मा का अनुभव, तर्क और विज्ञान आदि विषय मोक्ष में शामिल किए गए। तो ये था अपना वैदिक वर्गीकरण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण, जिसका नाम है ग्रीक वर्गीकरण। ग्रीक वर्गीकरण देखो, इसको भी ढंग से पढ़िएगा। ग्रीक वर्गीकरण योजना को प्लेटो के समय से माना जाता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्लेटो के दर्शन पर क्या है भाई? आधारित है। ग्रीक वर्गीकरण पद्धति प्लेटो के दर्शन पर आधारित है। ग्रीक वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान को 3 समूह में विभाजित किया गया। 3 समूह कौन से? पहला सैद्धांतिक दर्शन, दूसरा व्यवहारिक दर्शन और तीसरा उत्पादक कला। तीसरा आपका था उत्पादक कला। देखो पहला सैद्धांतिक दर्शन, दूसरा व्यवहारिक दर्शन और तीसरा उत्पादक कला। अब तो देखो सैद्धांतिक दर्शन में तर्क को, गणित को और भौतिकी के संबंधित विषयों को शामिल किया गया। व्यवहारिक दर्शन में नैतिकता, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों को शामिल किया गया और उत्पादक कला में प्रायोगिकी व उपयोगी कला को शामिल किया गया। वापस देख लीजिए, ग्रीक वर्गीकरण पद्धति के प्लेटो के दर्शन से प्रभावित है। वो 3 समूह में इसको वर्गीकरण किया गया विषय का। पहला था ज्ञान सैद्धांतिक दर्शन, दूसरा व्यवहारिक दर्शन और तीसरा उत्पादक कला। ज्ञान जो था उसका 3 भागों में ग्रीक वर्गीकरण में, ग्रीक जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें वर्गीकरण किया गया और इसमें प्लेटो के दर्शन का प्रभाव था। तीनों में देखो सैद्धांतिक दर्शन में तर्क, गणित और भौतिकी से संबंधित ज्ञान था। व्यवहारिक दर्शन में नैतिकता, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान था और उत्पादक कला में प्रायोगिकी व उपयोगी कला से संबंधित ज्ञान था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला अपना है शैक्षिक वर्गीकरण। देखो यूरोप में यूनानी वर्गीकरण योजना के बाद वर्गीकरण की योजना का उदय हुआ। देखो यूरोप में जो यूनानी वर्गीकरण थी, तो आपका मैं दोबारा आपको बता दूं इसमें कि यूरोप में यूनानी वर्गीकरण योजना के बाद शैक्षिक वर्गीकरण की योजना का क्या हुआ भाई? उदय हुआ और इसमें विचार के ब्रह्मांड को 3 समूहों में विभाजित किया। तो वापस एक बार गौर करना, देखो वापस पीछे चलते हैं। पहला अपना था वैदिक वर्गीकरण, उसमें 4 थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा अपना था ग्रीक वर्गीकरण, उसमें 3 है, सैद्धांतिक दर्शन, व्यवहारिक दर्शन और उत्पादक कला। और नेक्स्ट जो अपना है शैक्षिक वर्गीकरण, इसमें भी 3 समूह में ज्ञान को विभाजित किया गया। पहला ट्रिवियम, दूसरा क्वाड्रिवियम और तीसरा समूह के नाम से था। तो देखो पहला था ट्रिवियम, दूसरा क्वाड्रिवियम और तीसरा है
तीसरा समूह है। अब देखो सबसे पहले ट्रिवियम में क्या शामिल किया जाता है, तो भाषा विज्ञान व बोलियों को किस बोलियों से संबंधित ज्ञान को ट्रिवियम में शामिल किया गया, मतलब भाषा विज्ञान व बोलियों से संबंधित ज्ञान को ट्रिवियम में शामिल किया गया। फिर अपना क्वाड्रिवियम अंकगणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान व संगीत से संबंधित जो ज्ञान है उसको क्वाड्रिवियम में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट है तीसरा समूह है, इसमें देखो धर्मशास्त्र, तत्व मीमांसा और नैतिकता से संबंधित ज्ञान को तीसरे समूह में शामिल किया गया। तो देखो शैक्षिक वर्गीकरण था, इसके अंदर भी ट्रिवियम, क्वाड्रिवियम और तीसरा समूह नाम से 3 भागों में ज्ञान को क्या किया गया, विभाजित किया गया। अगला अपना चौथा है बेकन का वर्गीकरण। देखो फ्रांसिस बेकन से संबंधित है। फ्रांसिस बेकन ने अपनी पुस्तक, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात है कि फ्रांसिस बेकन की कौन सी पुस्तक थी, नाम अपन को ध्यान में रखना है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये किसकी पुस्तक है भाई, फ्रांसिस बेकन के, और इसी में उसने क्या किया, ज्ञान वर्गीकरण की योजना को वर्गीकृत किया। बेकन ने भी ज्ञान जगत को 3 क्रमिक समूहों में विभाजित किया। देखो पहला जो था आपका वैदिक वर्गीकरण वो 4 में था, उसके बाद में अभी तक जो आपने अपन ने पढ़ा, ग्रीक वर्गीकरण पढ़ा, शैक्षिक वर्गीकरण पढ़ा और अब बेकन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, सबको 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो बेकन ने कौन से 3 विभागों में विभाजित किया, देखो पहला इतिहास, दूसरा कविता और तीसरा दर्शन। इतिहास, कविता और दर्शन 3 क्रमिक समूहों में ज्ञान जगत को क्या किया, ज्ञान का वर्गीकरण किया गया। तो इतिहास में इन्होंने भूगोल और इतिहास को शामिल किया, कविता में कला और साहित्य से संबंधित ज्ञान को शामिल किया और दर्शन में शेष अन्य जितने भी विषय सबको दर्शन में शामिल किया। तो ये था अपना चौथा बेकन का वर्गीकरण। अगला है देखो हॉब्स का वर्गीकरण। हॉब्स महोदय ने, देखो हॉब्स का थॉमस हॉब्स ने अपनी रचना लेवियाथन, बिल्कुल साहब याद होना चाहिए अपन को कि जो आपका हॉब्स था, हॉब्स की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो हॉब्स की प्रसिद्ध रचना आपकी लेवियाथन है और 1651 में क्या हुई थी, लेवियाथन की रचना की गई थी 1651 में। ये अपन को ध्यान रखना है कि थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में ज्ञान वर्गीकरण की अपनी योजना का वर्गीकरण किया और इन्होंने ज्ञान को 2 समूहों में विभाजित किया। पहला था यांत्रिकी, इंजीनियरिंग व वास्तुकला विषय और दूसरा ध्वनि व संगीत विषय। और इन दोनों को उन्होंने दो तरफ रखा, एक तरफ उन्होंने ये रखा यांत्रिक, इंजीनियरिंग, वास्तुकला विषय और दूसरी तरफ उन्होंने ध्वनि व संगीत विषय को रखा। तो अभी देखो पहला वैदिक जो था वर्गीकरण उसको 4 भागों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बांटा गया। उसके बाद में आपका ग्रीक वाला हो गया, तो ग्रीक में देखो 3 विषय थे, सैद्धांतिक दर्शन में, व्यवहारिक दर्शन में, उत्पादक कला में बांटा गया। और तीसरा था आपका ट्रिवियम, क्वाड्रिवियम और तीसरा समूह इनमें बांटा गया। चौथा आपका बेकन का वर्गीकरण 3, इतिहास, कविता और दर्शन। और 5वां आपका हॉब्स का वर्गीकरण है जिसमें 2 समूह में विभाजित किया गया। पहला यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, वास्तुकला विषय एक तरफ तो, और दूसरी तरफ ध्वनि व संगीत विषय। अब देखो नेक्स्ट आता है कांट का वर्गीकरण। इनका पूरा नाम था इमानुएल कांट। सबसे पहले तो इनकी पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इस वर्गीकरण को उन्होंने दिखाया, जानकारी दी। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन मतलब इमानुएल कांट की पुस्तक का नाम है जिसमें उसने वर्गीकरण की जानकारी दी है। इनके अनुसार ज्ञान जगत को, इनके अनुसार ज्ञान जगत को मानववर्ती के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। हाँ जी, कांट के वर्गीकरण के अनुसार मानववर्ती के आधार पर ज्ञान जगत को 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ये बात अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट अपना है हेगेल का वर्गीकरण और हेगेल वर्गीकरण 1812। देखो हेगेल का जो वर्गीकरण है, हेगेल वर्गीकरण 1812। इसमें देखो ज्ञान को 3 समूह में, तर्क, प्राकृतिक विज्ञान और मानसिक विज्ञान। तर्क, प्राकृतिक विज्ञान और मानसिक विज्ञान, ज्ञान जगत का देखो 3 भागों में उन्होंने वर्णन किया। पहला तर्क, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा मानसिक। किसने किया भाई, हेगेल के वर्गीकरण में 3 समूह में इसको बांटा गया। पहला होता है तर्क। तर्क में देखो ऑन्टोलॉजी, धर्मशास्त्र और विज्ञान से संबंधित विषयों को इन्होंने क्या किया, तर्क में शामिल किया। जैसे धर्मशास्त्र है, विज्ञान है, ये सारे आपके तर्क में शामिल हो गए। फिर प्राकृतिक विज्ञान में इन्होंने यांत्रिकी, भौतिकी, जैविक विज्ञान से संबंधित विषयों को शामिल किया। और मानसिक विज्ञान में इन्होंने नर विज्ञान, दर्शन शास्त्र, नैतिकता, कानून, कला, धर्म, दर्शन आदि को क्या किया, इन्होंने शामिल किया। तो ये अपन को देखो इन्होंने क्या किया, तर्क को भी 3
तीन भागों में कर दिया, ओंटोलॉजी, धर्मशास्त्र और विज्ञान में। प्राकृतिक विज्ञान को भी तीन भागों में, यांत्रिकी, भौतिकी और जैविक विज्ञान में। और मानसिक विज्ञान को भी तीन, एक में नरविज्ञान, दर्शन शास्त्र, एक में तो नरविज्ञान हो गया, दूसरा दर्शन शास्त्र, नैतिकता और कानून हो गया, और तीसरा कला, धर्म और दर्शन हो गया। ये हेगेल का वर्गीकरण कब किया गया भाई? 1812 में। नेक्स्ट अपना है अगस्त कॉम्टे का वर्गीकरण। अगस्त कॉम्टे का वर्गीकरण 1830 में ये हुआ, अगस्त कॉम्टे का वर्गीकरण। अब देखो अगस्त कॉम्टे ने भी क्या किया, अगस्त कॉम्टे ने अपने पाठ्यक्रम जिसका नाम था डी फिलोसफी पॉजिटिव, देखो अगस्त कॉम्टे के पाठ्यक्रम का नाम याद रखना है, डी फिलोसफी पॉजिटिव में ज्ञान को अपनी धारावाहिक प्रणाली को रखा। कॉम्टे ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक, रासायनिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषय को क्या किया भाई? व्यवस्थित किया। कॉम्टे ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र विषय को व्यवस्थित किया। और यह विषय क्या थे भाई? आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक समूह अपने पिछले समूह पर निर्भर करता है कॉम्टे के अनुसार। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हुआ, कॉम्टे, ये बात यहाँ रखने वाली बात है कि कॉम्टे ने स्ट्रिंग वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्टे ने कौन सी वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की, तो स्ट्रिंग वर्गीकरण की प्रणाली कॉम्टे ने विकसित की। उसके पाठ्यक्रम का नाम डी फिलोसफी पॉजिटिव है। और कॉम्टे ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र विषय को क्या किया? व्यवस्थित किया। बात करते हैं अगला है अपना एम्पियर का वर्गीकरण। एम्पियर का वर्गीकरण 1834 से 1843, 1834 से 1843। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने भी देखो ज्ञान की धारावाहिक प्रणाली का मतलब सीरियल जो होता है ना, उसी तरीके से धारावाहिक प्रणाली मतलब एक के बाद एक सीरियल के हिसाब से इन्होंने रखा था। और एम्पियर का वर्गीकरण 1834 से 1843। और इन्होंने भी क्या किया भाई, जो सीरियल वाली वर्गीकरण पद्धति थी, धारावाहिक वर्गीकरण प्रणाली को क्या किया? आगे बढ़ाया। तो एम्पियर के बारे में आपको इतना ध्यान देना है, बस ड्यूरेशन पता होना चाहिए, 1834 से 1843। और इसमें देखो नेक्स्ट है स्पेंसर का वर्गीकरण। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। देखो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी धारावाहिक प्रणाली योजना को तैयार किया। इनकी थोड़ी सी धारावाहिक प्रणाली थी, वो थोड़ी अलग थी। अब जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस 1864 में किया, जिसका वर्णन अपनी पुस्तक क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस 1864 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। स्पेंसर पहले वर्गीकरण विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ज्ञान के वर्गीकरण के लिए सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया। बिल्कुल साहब, ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए कि ज्ञान के वर्गीकरण के लिए सिद्धांतों का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने यह प्रस्ताव रखा था। एक आगे और लाइन पढ़िए, देखो एम्पियर की वर्गीकरण योजना को स्पेंसर के वर्गीकरण योजना की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। मतलब एम्पियर की वर्गीकरण जो धारावाहिक प्रणाली थी वो ज्यादा बेस्ट मानी जाती है स्पेंसर की बजाय। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की कक्षा। आपको एक बार वापस रिमाइंड दिला दूं कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी मतलब टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो हमारे ऐप से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ऐप पे एक टेस्ट आप लोगों के लिए डाल दिया गया है और धीरे धीरे निरंतर सारे टेस्ट आपको सामने डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोबारा अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।